आज हम बात कर रहे हैं बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 DSE 1A में हमें पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के बारे में पढ़ना है और प्लेटो के दो सिद्धांतों न्याय सिद्धांत और शिक्षा सिद्धांत की बात हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो ने जिस न्याय के सिद्धांत को आधार बनाकर जिस आदर्श राज्य की कल्पना की है उसमें उसको उस पर अच्छी तरह से शासन करने के लिए प्लेटो ने साम्यवाद के सिद्धांत की बात की। प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत राजनीतिक सत्ता एवं आर्थिक प्रलोभनों की बुराइयों को दूर करने के लिए एक साहसपूर्ण तरीका है। साम्यवाद के द्वारा प्लेटो शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति एवं पारिवारिक जीवन की चिंताओं से मुक्त रखना चाहता है, जिससे वे निश्चित और निष्पक्ष भाव से शासन कार्य कर सकें। प्लेटो को साम्यवाद की प्रेरणा कहां से मिली? तो प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद का सिद्धांत जो है वह नवीन नहीं है। उसका व्यवहारिक रूप पहले भी यूनान के नगर राज्यों में पाया जाता था। जैसे स्पार्टा में स्त्रियों को राज्य हित की दृष्टि से उधार दिया जाता था, बालकों को 7 वर्ष की अल्पायु से ही राज्य द्वारा ले लिया जाता था और उनके भरण पोषण का संपूर्ण भार राज्य ही वहन करता था। स्पार्टा में सार्वजनिक जलपान गृह तथा भोजनालयों की प्रथा थी, जिनमें स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी समान रूप से सामूहिक भोजन करते थे। सामूहिक कृषि का संचालन सामूहिक रूप से कृषि किया जाता था, खेती की जाती थी। पाइथागोरस का मत था कि मित्रों की संपत्ति पर सबका समान रूप से अधिकार है। यूरिपाइडिस ने प्लेटो से पहले ही स्त्रियों के साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित इन विभिन्न साम्यवादी विचारों का प्लेटो के साम्यवादी विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब हम बात करेंगे प्लेटो के साम्यवाद का आधार क्या था। प्लेटो के साम्यवाद के निम्न आधार थे। सबसे पहला आधार था मनोवैज्ञानिक आधार। प्लेटो का साम्यवाद एक साध्य न होकर न्याय पर आधारित आदर्श राज्य को स्थापित करने का एक साधन मात्र था। उसके अनुसार यदि शासकों और सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार के बंधनों से मुक्त रखा जाएगा, तभी वे अपने उत्तरदायित्व को निस्वार्थ और विवेकपूर्ण तरीके से निभा पाएंगे। दूसरा आधार था राजनीतिक। प्लेटो का यह मानना था कि यदि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति एक ही हाथों में रहेगी तो इससे घातक परिणाम होंगे। इसलिए राजनीतिक कार्यकुशलता बनाए रखने की दृष्टि से राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का अलग अलग हाथों में रहना आवश्यक है। प्लेटो का मत था कि जो लोग आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत हों उन्हें राजनीतिक शक्ति पर अधिकार नहीं मिलना चाहिए, और जिन लोगों के हाथों में राजनीतिक शक्ति हो उन्हें आर्थिक शक्ति पर किसी प्रकार का नियंत्रण प्राप्त नहीं होना चाहिए। तीसरा है दार्शनिक आधार। पहला था मनोवैज्ञानिक आधार, दूसरा राजनीतिक आधार और तीसरा है दार्शनिक आधार। प्लेटो साम्यवाद की व्यवस्था अभिभावक वर्ग, शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही देता है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं। क्योंकि उत्पादक वर्ग उत्पादन का कार्य करता है, वह अपरिग्रही अर्थात साम्यवादी नहीं हो सकता, जबकि प्लेटो के लिए साम्यवाद का अर्थ अपरिग्रह से और आदर्श राज्य का पतन करने वाले तत्वों से दूर रहने का है। चौथा व्यवहारिक आधार है। प्लेटो के अनुसार शासन संचालन का अधिकार विवेक युक्त और सद्गुणी व्यक्तियों को है। ऐसे लोगों को अगर संपत्ति संग्रह करने की छूट दे दी जाएगी तो अंततः राजनीतिक पदों की नियुक्ति का आधार सद्गुण के स्थान पर संपत्ति हो जाएगा। इस तरह आदर्श राज्य की व्यवस्था का पतन हो जाएगा। इस खतरे से बचने के लिए प्लेटो ने शासक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित करना ही उचित समझा। सेबाइन के शब्दों में, प्लेटो की दृढ़ मान्यता थी कि शासन के ऊपर धन का बहुत बुरा असर पड़ता है। इस बुराई को दूर करने को प्लेटो को यही उपाय सूझा कि जहां तक सैनिकों और शासकों का संबंध है, धन को का ही अंत कर दिया जाए। तो ये तो थे प्लेटो के साम्यवाद के 4 आधार। पहला मनोवैज्ञानिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा दार्शनिक और चौथा व्यवहारिक आधार। अब हम बात करते हैं कि प्लेटो ने किस प्रकार के साम्यवाद की बात की थी। प्लेटो ने 2 प्रकार के साम्यवाद की बात की थी। एक संपत्ति का साम्यवाद था और दूसरा
पत्नियों या परिवार का साम्यवाद। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे संपत्ति के साम्यवाद का। प्लेटो के अनुसार दार्शनिकों और सैनिकों को निर्धनता का जीवन व्यतीत करना चाहिए। उनके पास स्वयं की संपत्ति नहीं होनी चाहिए। वे झोपड़ी में जीवन व्यतीत करेंगे। उन्हें उत्पादक वर्ग थोड़ा सा अन्न वस्त्र देंगे जिससे कि उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है कि प्रथम तो यह है कि उनके पास उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जितनी कि जीवन यापन के लिए नितांत आवश्यक हो। दूसरा, उनके पास ऐसा कोई घर या भंडार नहीं होना चाहिए जहां व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध हो। उन्हें उतना ही वेतन मिलना चाहिए जिससे कि उनके वर्ष भर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए और सामान्य निवासालयों में रहना चाहिए। उन्हें सोने और चांदी का उपभोग या स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। इसी में उनकी और राज्य दोनों की भलाई है। किंतु यदि कभी इस व्यवस्था के विपरीत उन्होंने धन या भूमि एकत्रित कर ली तो उनका पतन हो जाएगा। वे लोग कल्याणकारी होने के बजाय स्वार्थी और धन लोलुप हो जाएंगे। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अन्य नागरिकों पर अत्याचार करने लगेंगे जिससे कि उनके घृणा के पात्र बन जाएंगे। फलस्वरूप शासक जो होंगे वे जनसाधारण से डरने लगेंगे और इस तरह से वे अपने राज्य का पतन के गर्त में ले जाएंगे। तो इस तरह से ये था संपत्ति का साम्यवाद। अब इसके बाद आता है पत्नियों का साम्यवाद। दूसरा जो साम्यवाद था वो था पत्नियों का साम्यवाद। प्लेटो ने न केवल संरक्षक एवं सैनिक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित किया किंतु अलग अलग घरों में अपना परिवार बनाकर रहने की व्यवस्था से भी वंचित किया। इस व्यवस्था में उसका उद्देश्य था कि शासक संपत्ति और स्त्रियों के मोह तथा चिंताओं से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करे। परिवार का मोह कई बार धन के मोह से अधिक प्रबल होता है। अतः प्लेटो अपने शासकों को इस जंजाल से मुक्त करने के लिए यह व्यवस्था करता है। प्लेटो ने अपने सिद्धांत का स्वरूप बताते हुए कहा है कि संरक्षक स्त्री या पुरुष में कोई भी अपना निजी मकान घर नहीं बनाएगा। स्त्रियां सबके समान रूप से पत्नियां होंगी। इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी और न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न ही संतान अपने माता पिता को। तो बच्चे होंगे लेकिन वो किसके हैं वो पता नहीं होगा, वो सबके बच्चे होंगे। प्लेटो ने अपने इस योजना की पुष्टि निम्नलिखित युक्तियों के आधार पर की। प्लेटो ने साम्यवाद की बात क्यों की उसका भी प्लेटो ने आधार दिया है, जो कि जब आप विस्तृत से पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस सिद्धांत को, तब आपको पता चलेगा कि वो क्यों संपत्ति से मुक्त रखना चाहते थे और क्यों परिवार से स्त्रियों से मुक्त रखना चाहते थे अपने शासकों और सैनिक वर्ग को। अब हम बात करते हैं प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना। ये तो बहुत सारांश में मैंने आपको प्लेटो के साम्यवाद के बारे में बताया। हम उसकी आलोचना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बुक से आप लोग और डिटेल में इसके बारे में लिख सकते हैं, थोड़ा नोट बना सकते हैं। प्लेटो में हम लोगों को 4 सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला था न्याय का सिद्धांत। सबसे पहले जब भी आप किसी राजनीतिक चिंतक के बारे में पढ़ते हैं तो उनके बारे में 1 पेज का एक जीवनी पर एक नोट बना लीजिए, ताकि उनके बारे में आपको पता होगा कि वो कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, उनकी प्रमुख पुस्तकें कैसी थी, उनके अध्ययन का तरीका कैसा था। तो इन सब बातों से आप अवगत होंगे। उनकी जो सोच थी वो किस तरह की थी, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। प्लेटो के में हमको 4 सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। पहला है न्याय का सिद्धांत, दूसरा है शिक्षा का सिद्धांत और ये तीसरा साम्यवाद का सिद्धांत है। और उसके बाद चौथा सिद्धांत जो है वो आदर्श राज्य का सिद्धांत है। तो हम लोग अगले क्लास में इसके आदर्श राज्य के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत में अब हम आपको बताएंगे कि उसकी क्या क्या आलोचनाएं हैं। प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत की पहली आलोचना तो यह है कि यह व्यवस्था समाज में झगड़ों को बढ़ाने वाली है। साम्यवाद की व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति न होने के कारण व्यक्तिगत स्वार्थ का क्षेत्र सुनिश्चित नहीं होता, अतः इसमें विवाद होगा और समाज की उन्नति रुक जाएगी। ये जो आलोचना है यह अरस्तू ने की है।
कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है, क्योंकि यह पूर्ण समाज पर लागू न होकर केवल संरक्षक और सैनिक वर्ग पर लागू होता है। अब कुछ और भी आलोचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे एक तो प्लेटो ने परिवार से वंचित किया है संरक्षक को, लेकिन इससे क्या होता है, लेकिन उन्होंने उनको अधिकार दिया है बच्चों के। इससे क्या होगा कि वो परिवार जिसमें कि माता पिता और बच्चे होते हैं उस तरह की भावना नहीं रहेगी और परिवार की जो एकता है वो और सुदृढ़ता है वो नष्ट हो जाएगी। इस व्यवस्था से समाज में कलहों की जगह शांति के स्थान पर स्त्रियों को लेकर झगड़े बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। प्लेटो का उद्देश्य था कि इससे स्त्रियों को लेकर झगड़े नहीं होंगे, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे और झगड़े बढ़ जाएंगे। जो वस्तु सबकी होती है उसकी परवाह सबसे कम की जाती है और जब बच्चे सबके समझे जाएंगे तो उनका लालन पालन वैसा नहीं होगा जैसा कि प्रेम और ममता पूर्ण रूप से बच्चों का लालन पालन होता है। अगली आलोचना है कि माता पिता का गुप्त नाम गुप्त रखने से प्लेटो ने सोचा था कि वो शासकों को ममता और मोह से मुक्त रखेंगे, लेकिन इससे उन बच्चों की पहचान में समस्या आएगी। नेक्स्ट है कि उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए इस व्यवस्था को प्लेटो ने पशु जगत के उदाहरण से पुष्ट करने का प्रयत्न किया, किंतु पशु जगत के नियमों को मानव समाज पर लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है राज्य द्वारा श्रेष्ठ स्त्री पुरुष के समागम की योजना सर्वथा अव्यवहारिक है। जो अगली आलोचना है वो प्लेटो परिवार को केवल स्वार्थपरता एवं झगड़ों का मूल कारण समझता है, किंतु इससे समाज को होने वाले लाभों की ओर ध्यान नहीं देता। परिवार से बहुत लाभ भी है, उसके बारे में प्लेटो जो है वो बात नहीं करते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार से आलोचनाएं की गई हैं। अंत में प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था की इन सभी विभिन्न आलोचनाओं से स्पष्ट विदित होता है कि उसने उच्च आदर्शों से प्रेरित होकर समाज और व्यक्ति को सद्गुणी और आदर्श बनाने के लिए साम्यवाद की रचना की थी, लेकिन अपने आदर्शों की उड़ान में वह मानव स्वभाव की उन स्वाभाविक वास्तविकताओं को भूल गया जो उसे प्रकृति से प्राप्त हुई हैं। सेबाइन ने इस ओर संकेत करते हुए कहा, प्लेटो अपने चिंतन को बहुत दूर तक खींच ले जाता है। इससे भावनाओं के क्षेत्र में क्या कठिनाइयां आती हैं वह इसकी ओर ध्यान नहीं देता है। प्लेटो का राज्य की एकता का लक्ष्य प्राप्त करता है, पर संपत्ति और परिवार मार्ग में बाधा स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें मार्ग से हटाना होगा। प्रोफेसर बारकर के शब्दों में प्लेटो का साम्यवाद वैराग्यवाद का मार्ग है। इस भावना से प्रेरित होकर प्लेटो ने मानव स्वभाव की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में न रखकर एक ऐसी साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन कर दिया जो व्यवहारिक दृष्टि से न तो उपयोगी है और न उचित। अतः इसकी कार्यान्विति से समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान के बजाय उसका विस्तार ही होगा। इससे उसका स्वरूप आदर्श होने के स्थान पर विभिन्न प्रकार की विकृतियों का शिकार होकर पतनशील हो जाएगा। तो ये बहुत ही सारांश में प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत था। बुक से मिला करके आप थोड़ा अच्छे से नोट प्रिपेयर कर लीजिए। धन्यवाद।